नमस्कार साथियों, आज हम बीए फाइनल ईयर आधुनिक काव्य ST05 के मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन PYQ हैं जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन ये वीडियो ओनली फॉर BA फाइनल ईयर जिसके ST05 और ST06 हैं। आज हम ST05 के अंदर फर्स्ट टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक जितने भी सारे के सारे PYQ हैं सारे के इसके अंदर सॉल्यूशन करेंगे। तो टॉपिक आज का हमारा फर्स्ट रहेगा। इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं 12-13 जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स के हम एक एक वीडियो लेके आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम सारे के सारे मॉडल पेपर यहीं सॉल्यूशन करवाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा टॉपिक है आधुनिक काव्य ST05 BA फाइनल ईयर वालों के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आधुनिक काव्य में किसमें, आधुनिक काव्य में हिंदी साहित्य में किसमें, कौन से साहित्य में, हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा का स्थान किस बोली ने ग्रहण किया था। हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा का स्थान किस बोली ने ग्रहण किया था। इसका आंसर अपने को 30 शब्दों में देना है और ये VMU के विविध प्रश्नों में आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नए विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए ब्रज भाषा की काव्य भाषा सक्षम नहीं थी। अगर अपने को नए विचार लाने हैं तो उसके अंदर ब्रज भाषा जो काव्य की भाषा जो सक्षम नहीं थी, मतलब उसे पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया गया था। और ब्रज का गद्य प्राय धार्मिक आख्यानों अथवा सिट्टी पत्री तक सिमटा रह गया था। खड़ी बोली कौन सी बोली, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा खड़ी बोली। खड़ी बोली हिंदी का गद्य विभिन्न समाचार पत्रों, पाठ्य पुस्तकों तथा साहित्य की नई विधाओं के द्वारा निरंतर विकसित हो रहा था। अतः ब्रज भाषा का स्थान खड़ी बोली ने लिया। ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसका आंसर सीधा सा देखें तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। क्या हो जाएगा, खड़ी बोली, ठीक है। तो क्वेश्चन यही था कि आधुनिक काव्य में हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा का स्थान किस बोली ने, तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। ये आपको 30 शब्दों में देना है तो ऐसे देना है। तो अब आप बोलोगे इस जो क्लास की PDF है तो आपको कहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे आप चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आप या कमेंट बॉक्स में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगी और लिंक पिन की हुई मिलेगी और वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और इस क्लास की PDF आपको वहीं मिल जाएगी। सारी की सारी वीडियो वहीं मिलती हैं, मॉडल पेपर हो, सॉल्यूशन हो, कुछ भी हो एंड असाइनमेंट भी हो, सारे के सारे आपको वहाँ मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने था, उन्होंने आधुनिक काल को क्या नाम दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आधुनिक काल विशेष रूप से गद्य के विविध रूपों के विकास के लिए जाना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को गद्य काल के नाम से जाना है। कौन से काल से नाम जाना है, गद्य काल के नाम से। कौन सा काल, गद्य काल के नाम से जाना जाता है। और गद्य के विविध रूपों के विकास ने परंपरा से केंद्र में चले आते हुए प्रबंध काव्य को प्रभावित तो किया बल्कि उनके महत्व को भी अपेक्षाकृत कम कर दिया। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 होता है कि हमारा क्या अपन आधुनिकता से क्या आशय है, आधुनिकता से क्या आशय है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो आधुनिकता से अभिप्राय है कि उस नए भावबोध से हैं जो पश्चिम में नव जागरण से 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ और भारत में 19वीं शताब्दी के नव जागरण में और स्वाधीनता संग्राम के परिणाम स्वरूप सामने आया। और अधुना है जो कि धातु से आधुनिक बनता है। धातु होती है अधुना क्या होती है, आपने धातु पढ़ी होगी कहीं ना कहीं धातु। तो अधुना धातु से आधुनिक बनता है। अधुना से आधुनिक, आधुनिकता और आधुनिकतावाद, ये 3 शब्द बनते हैं। कौन सा, आधुनिकता और आधुनिकतावाद शब्द बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रबंध काव्य के 2 भेदों के नाम बताना है अपने को। प्रबंध काव्य के भेदों के अपने को 2 नाम बताना है, ठीक है। तो प्रबंध काव्य के 2 भेद है, एक तो होगा महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि महाकाव्य और खंड काव्य में क्या अंतर है, इन दोनों का डिफरेंस देखो। तो ये भी क्वेश्चन अपने आएगा। तो महाकाव्य हमेशा बड़ा होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। महाकाव्य महान कार्य, मतलब माँ जब होता है बड़ा होता है, महान। तो महाकाव्य बड़ा होता है तथा सभी में निबद्ध होता है, मतलब सब में शामिल होता है। जबकि खंड काव्य जीवन की किसी एक घटना विशेष को लेकर लिखा जाता है। जैसे कि कवि अपने ऊपर कोई खंड काव्य लिखता है, जैसे सूरदास है, तुलसीदास है, तो उन्हें अपने ऊपर खंड काव्य लिखते हैं। तो इसका आंसर ऐसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हमारा फर्स्ट टॉपिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काव्य को किस काल का प्रारंभ माना है, तो कब से माना, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1900 बोले तो 1843 ईस्वी से आधुनिक काल का आरंभ माना है। पर 1843 से लेकर 1868 तक की अवधि के
अवधि की खड़ी बोली गद्य साहित्य के निर्माण के पीछे एकत्रित हो रही थी और शक्तियों का विश्लेषण करने के बाद आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का वास्तविक परिवर्तन 1868 के बाद ही माना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि आधुनिक काल का प्रथम शरण किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आधुनिक काल का प्रथम शरण किस नाम से जाना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जो उन्होंने गद्य काल का नाम दिया था और इस काल में गद्य के विविध रूपों का भी विकास हुआ था। गद्य काल, आचार्य रामचंद्र ने क्या नाम दिया था, गद्य काल। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल था ना, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया था। तो इन्होंने नाम दिया था कि आदिकाल को ही वीरगाथा काल का था। कौन सा, वीरगाथा काल का था। इन्होंने, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, घुमा फिरा कैसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, है ना। तो कनुप्रिया के रचयिता का नाम क्या बताइए। कनुप्रिया आपके टॉपिक है ना। तो कनुप्रिया कविता, कहानी, तो इस टॉपिक का नाम, इसके लेखक कौन है। तो इसके रचक है धर्मवीर भारती। कौन है, धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं, जिसमें नारी के मन की संवेदना और प्यार के नैसर्गिक सौंदर्य का अप्रतिम चित्रण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है अज्ञे की सरसित लंबी कविता असाध्य वीणा मूलतः किस संग्रह में प्रकाशित हुई थी। असाध्य वीणा अज्ञे के आंगन के पार द्वार कविता संग्रह है और आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह अज्ञे द्वारा 1961 में लिखी गई थी। कब लिखी थी, 1961 में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है धूमिल की लंबी कविता पटकथा किस संग्रह में प्रकाशित हुई थी। तो धूमिल की लंबी कविता पटकथा कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई। कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी। आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप PDF क्लास की ले सकते हैं। नाटक जारी है शीर्षक लंबी कविता के रचनाकार कौन है। नाटक जारी है शीर्षक लंबी कविता के रचनाकार कौन है। तो नाटक जारी है शीर्षक लंबी कविता के रचनाकार कवि श्री लीलाधर जगुड़ी है। लीलाधर जगुड़ी जो कि साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी के कवि भी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित 2 खंड काव्यों के नाम। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देना आप। किसी भी हाल के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा किसी भी हाल में, अगर ये टॉपिक है तो आपके क्वेश्चन आएगा। तो इसके मतलब मैथिली शरण गुप्त था, उसके जो रचित खंड काव्यों के नाम बताना है उसमें से। तो एक है जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, नहुष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है अज्ञे की लंबी कविता आंगन के पार द्वार की विशेषताओं को लिखना अपने को। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक, पत्रकार अज्ञे के अपने इस संग्रह आंगन के पार द्वार तक आते आते उनका काव्य निकार और गहराई के ऐसे उत्कर्ष तक पहुंचा जिसमें भारतीय चिंतन परंपरा की विश्व से संयोजना की क्षमता साकार होती थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत आंगन के पार द्वार नई कविता को नई आधुनिक हिंदी कविता का अत्यंत प्रांजल और प्रौढ़ उपलब्धि है। कौन सी कविता, आंगन के पार द्वार। इनकी ये बहुत ही प्रौढ़ उपलब्धि है, ये कहानी बहुत ही फेमस हुई थी उनकी। क्वेश्चन नंबर अब है लघु एवं दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न। इसके अंदर ये क्वेश्चन सारे के सारे आए हुए हैं, तो लघु एवं दीर्घ उत्तर वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है आधुनिकता के विकास में प्रेस और यातायात के साधनों को योगदान दर्शाना और उसको रेखांकित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर देख लेते हैं। एक का किसी भी नए विचार अथवा मान्यता को आत्मसात करने और उसका समाज में प्रसार करने की दृष्टि से प्रेस की विशेष भूमिका होती है। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना यदि सन 1550 में पुर्तगालियों में की थी। कहाँ की थी, तो मैं आपको इसकी स्थापना बताता था, मुंबई में की गई होगी शायद, मुंबई के अंदर, मुंबई इसका आंसर होगा। तो आगे आ जाएगा शायद कहीं। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना यदि सन 1550 में पुर्तगालियों के द्वारा की थी, तथापि सन 1677 में ईस्ट इंडिया कंपनी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बम्बई में यह गया मुंबई में मुद्रण कार्य प्रारंभ किया गया था। सन 1820 में हिंदी के पहला पत्र उदत मार्तंड निकला था। हिंदी का पहला पत्र प्रेस मीडिया से कौन सा निकला था, उदत मार्तंड निकला था। इसके बाद तो इसका चलन आगे बढ़ता चला गया। समाचार पत्रों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान सहज हो गया था। भारत के लोगों को आधुनिकता से भली प्रकार प्रेषित करने तथा प्रांत धारणा और अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाकर उसमें अवैचारिक शिक्षा की शक्ति विकसित करने में पत्र पत्रिकाओं की ऐतिहासिक भूमिका को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आज के ज़माने में जो संविधान का जो स्तंभ माना जाता है वो भी एक, उसमें से प्रेस भी एक है। ठीक है। तो नए परिवेश में ऐतिहासिक मांग के सफल स्वरूप लोग अपने नए ढंग को डालने लगे। भारत में आधुनिकता का प्रसार तथा
देशवासियों में वैचारिक क्रांति लाने की दृष्टि से प्रेस और जनमत की स्थापना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में यातायात एवं संचार साधनों की दृष्टि से नई सभ्यता व संस्कृति के संपर्क से देशवासियों की आंखें खुली। उन्हें देश की स्थिति, शासन व्यवस्था, गुलामी और स्वतंत्रता आदि के को लेकर सोचने विचार का अवसर मिला। देशवासी दुनिया के प्रत्येक कोने में होने वाली हलचल से जुड़े और अब अपने अपने परिवेश को समझने में रुचि लेने लगे। डॉक्टर बच्चन सिंह के शब्दों में रेलवे और 80 सड़कों को भी सहायता से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना सुगम हो गया था। स्पष्ट है कि इस देश की सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए इसका आयोजन नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेजों के ने अपने स्वार्थ साधन के लिए रेलवे का जाल बिछाया था और 80 सड़कें निर्मित हुई थी। अंग्रेजों ने अपने हित के लिए जो भी काम किए थे सारे के सारे, इनको भारतीयों की कोई चिंता नहीं थी। वैसे इसमें संदेह नहीं है कि रेल और सड़कों ने कृषि को व्यापारिक बनाने में मदद पहुँचाई है। दुनिया सिमट कर कम हो गई। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे से अल्प समय में एक दूसरे स्थान पर जाने में मतलब सुविधा होने लगी। ठीक है, स्वास्थ्य, भेदभाव आदि में कमी आई थी। अकाल के समय एक दूसरे से स्थान पर अन्न, वस्त्र आदि भेजने का सुविधा होती है और किताबें, पत्र पत्रिकाओं आदि को दूर दूर तक सरलतापूर्वक पहुंचाया जाने लगा। ये है इसके अंदर प्रेस का रोल। अब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सारे के सारे आपको वीडियो यहाँ पे आएंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिटिश नीतियों का हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश की नीतियों थी हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर देना अपने को। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ब्रिटिश नीतियों का हिंदी साहित्य पर अत्यधिक प्रभाव रहा था। कैसे, मैं आपको सीधी शब्दों में बताऊँ तो क्वेश्चन क्या था, पता है आपको क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, देखो एक बार देख लो कि ब्रिटिश नीतियों का हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा था। कैसे पड़ेगा? इंग्लिश वाले जो अंग्रेज़ थे वो इंग्लिश बोलते थे और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने प्रेस खोल दी। प्रेस के अंदर सारी की सारी इंग्लिश चलने लगी और हिंदी साहित्य को दबाने लगे। तो उसमें से हिंदी नवजागरण के बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए हैं। उन्होंने बहुत घर घर जाके प्रचार किया था और हिंदी साहित्य को एक अच्छा बनाया था। और हर जिस कॉलेज के अंदर सारे के सारे भाषण वगैरह होते वो इंग्लिश में होने लगे। तो यहाँ के अपने कवियों ने अच्छे से सम्मेलन किया और हिंदी साहित्य को अपने प्रभाव में ले आए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ब्रिटिश नीतियों का हिंदी साहित्य पर आधुनिक प्रभाव पड़ रहा था। हिंदी क्षेत्र में अंग्रेज़ों का दमन, चक्र और फूट डालने का षड्यंत्र सर्वाधिक सफल रहा। हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए हिंदी और उर्दू को सांप्रदायिक भाषा बनाने का षड्यंत्र फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से संपन्न हुआ। शिक्षा के विकास, धार्मिक सुधारों और आधुनिकीकरण का काम इस क्षेत्र में धीमी गति से हुआ, परंतु भारतीय राष्ट्रीयता की पहचान, हिंदी उर्दू का अंतर पाटने, स्त्री उत्थान, किसान, दलित की दिशा सुधारने का कार्य इस क्षेत्र में निरंतर हुआ। हिंदी क्षेत्र में नव जागरण मूलतः आत्म पहचान का शीर्ष बनकर सामने आया, जिस साहित्यकारों ने अपने साहित्य में प्रमुख स्थान दिया। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना भारत भारती में हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे तभी अभी आओ मिलेकर आज विस्तार से इस समस्या सभी का परामर्श किया। हिंदी नवजागरण में सामंती भेदभाव का विरोध किया और धार्मिक असहिष्णुता के विरुद्ध आवाज़ और कुपूर्णता मुक्त का विरोध निहित किया। हिंदी नवजागरण का प्रमुख केंद्र उद्देश्य हिंदी भाषा का विकास करना था। हिंदी को राजभाषा व राष्ट्रभाषा पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए आंदोलन इसी क्षेत्र में चले थे। बंगाल क्षेत्र से ही हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाएं सर्वप्रथम निकली थी। इन्होंने प्रेस सर्वप्रथम वहीं पर स्थापित हुआ था। अंग्रेजों ने भाषा के आधार पर नहीं, लिपि के आधार पर इस समाज को विभाजित करने का प्रयास किया। आज हिंदी में दलित है, आदिवासी स्त्री है, किसान विमर्श तेजी से उभर रहे हैं, क्योंकि नवजागरण काल में आधुनिक काल इनसे न्याय नहीं किया जा सकता है और इन वर्गों का पूरा न्याय नहीं मिल पाता है। आज के उत्तर आधुनिक साहित्य में हाशिए पर पड़े वर्गों का साहित्य केंद्र में आ रहा है। आज प्राचीन इतिहास को हम देखें, क्या खत्म होकर धर्म, भाषा, लिंग, जाति, प्रजाति, संगठन, पैसे के आधार पर अलग से इतिहास रचा जा रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश नीतियों का हिंदी साहित्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने जैसे समझाया तो आप इसको थोड़ा अपने ढंग से भी समझ सकते हो। मैंने मेरी प्रयास किया कि मैं आपको अच्छे से समझा लूँ। आधुनिक काव्य की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों को विवेचित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कि आधुनिकता का संबंध वर्तमान काल से जोड़ा जा सकता है, परंतु साहित्य में आधुनिक शब्द केवल काल का सूचक न होकर नई प्रवृत्तियों अथवा परिस्थितियों का सूचक है। हम आधुनिक काव्य की पृष्ठभूमि का अध्ययन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। इसके आंसर तो बहुत बड़े हैं, जिसे हम शॉर्ट में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर सबसे पहले इसका आंसर देखें तो एक पॉइंट आएगा राजनीतिक पृष्ठभूमि।
राजनीतिक पृष्ठभूमि। राजनीतिक और साहित्य का गहरा संबंध रहा है। वैदिक साहित्य से लेकर ब्राह्मण युग तक के साहित्य का ब्राह्मणों की सत्ता की पूर्ण छाप है। जब सभी वर्गों पर क्षत्रियों का अधिकार हो गया तो साहित्य के नायक राम और कृष्ण जैसे क्षत्रिय बनने लगे। आधुनिक काल में राजनीतिक परिस्थितियों साहित्य के लिए प्रेरणा स्रोत रही। डॉक्टर बच्चन सिंह के शब्दों में हिंदी साहित्य को आधुनिक काल का आरंभ सन 1857 में हुआ था। भारतवर्ष के आधुनिक बनने की शुरुआत एक शताब्दी 1773 तभी हो गई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था। धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि, यह पॉइंट अच्छे से देखते रहना। आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो अच्छे से, क्योंकि मैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करवाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। आप चाहो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और वहाँ से मैं टेलीग्राम पे इतने पीडी वगैरह डालता नहीं है तो मैं आज ज़्यादा व्हाट्सएप पे डालने लग गया, तो व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से टेलीग्राम पर जाके ये आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको मैं CR दिखा लेता हूँ, ठीक है। सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप अच्छे से देख लेना, अपने हिसाब से पढ़ लेना। आधुनिकता का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है, बताओ। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है। 17वीं माना जाता है, 18वीं माना जाता है, 19वीं शताब्दी में आखिर कब से माना जाता है। तो मेरे अनुसार तो 1857 से शायद माना जाता होगा। 1857 मैंने भी पर देखा था, 1857, ठीक है। तो आधुनिकता का अभिप्राय है आधुनिकता का संबंध वर्तमान से जोड़ा जा सकता है, परंतु साहित्य में आधुनिक शब्द का काल सूचक न होकर नई प्रवृत्तियों अथवा स्थितियों का सूचक है। आधुनिक काल का अभिप्राय उस नए भाव बोध से हैं जो पश्चिमी नव जागरण से लेकर 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख ले, उसका धार शाब्दिक करता है कि उस समय का और आधुनिक काल का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्र आंदोलन 1857 19वीं शताब्दी के बाद का माना जाता है हिंदी साहित्य के प्रति। कुछ लोग तो इसे 1900 1843 से मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतेंदु युग में पद्य के लिए खड़ी बोली पर विचार करना अपने को। भारतेंदु युग में क्वेश्चन नंबर भारतेंदु युग में पद्य के लिए खड़ी बोली पर विचार करना, 2 शब्द में आपको आंसर देना है और ये क्वेश्चन कोटा अपन के एग्जाम में आ चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ अच्छे से दिख लेगा आपको। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के सर्वप्रथम शरण को भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई थी और भारतेंदु कौन थे? हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। और जिस समय खड़ी बोली, कौन सी बोली? खड़ी बोली गद्य अपने प्रारंभिक रूप में थी, उस समय हिंदी के सौभाग्य से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। इसकी भाषा प्रमुख रूप से ब्रज भाषा ही रही थी। कौन सी भाषा रही थी? ब्रज भाषा, ठीक है। और खड़ी बोली तक गद्य तक ही रही थी, किंतु इस युग के अंतिम दिनों में खड़ी बोली में कविता करने का आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसके कारण द्विवेदी युग कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग शुरू हो जाता है। और बद्रीनारायण चौधरी बोली में कविता करने का प्रयास किया, जैसे हम जो हम चाहते हैं वो निभाते हैं, प्रेम धन उन दिलदारों से भी मिला लेते हैं। भारतेंदु की खड़ी बोली का एग्जाम्पल था कि सांस सवेरे पंछी सब क्या कहते हैं कुछ तेरा है, हम सब एक दिन उड़ जाएंगे ये दिन श्यार बसबेरा है। क्या बात है। भारतेंदु युग में खड़ी बोली में उस कोटि की रचनाएं नहीं मिलती। इसका कारण स्पष्ट है कि इस युग में सबका ब्रज भाषा पर रिझे हुए थे और भारत इस प्रकार भाव व्यंजना का प्रदान माध्यम ब्रज भाषा ही रही थी। ब्रज भाषा भारतेंदु युग। अब क्वेश्चन नंबर 6 आया कि खंड काव्यों के स्वरूप निर्धारक संबंधित तत्वों का विवेचन करना अपने को। ये क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं मेरे से, तो इतना मैं क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा, जितना मेरे से होगा उतना मैं करवा पाऊंगा। आप सारे के सारे पीडीएफ में देख लेना एक बार, ठीक है। ये पॉइंट है, इसके अंदर फैक्चुअल पॉइंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ही। ये क्वेश्चन तो सारे के साथ खत्म हो गए। और सबसे पहले आपको क्या करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे मैंने एक पेन की हुई है व्हाट्सएप ज्वाइन करने की, अब वहाँ से व्हाट्सएप ज्वाइन करना। और पीडीएफ मेरे ज़्यादा मैं व्हाट्सएप पे डाल देता, टेलीग्राम पे मैं भूल जाता कभी कभी डालना, क्योंकि टेलीग्राम इतना यूज़ नहीं कर पाता हूँ। तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम भी ज्वाइन, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज हमने टॉपिक फर्स्ट कवर किया है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके अंदर सारे के सारे जितने 12-13 जितना भी होंगे 22-23 टॉपिक सारे के सारे कवर करेंगे। और बीए फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के सारे मॉडल पेपर मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पर मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और ये PYQ की वीडियो है, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों जो भी BA थर्ड ईयर में है उन दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, ताकि कोई भी एग्ज़ाम के अंदर थर्ड ईयर का ST 05 हो, ST 06 हो, PS पास हो, PS 06 हो, सारे के सारे आप एग्ज़ाम में अच्छे से करके आ सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में,
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।